नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एम चंदा मामा चैनल पर। और मैं आपका चंदा मामा फिर से एक नई कहानी लेके आया हूँ इस वीडियो में। और कहानी का नाम है मोटापे की दवा। ये एक पंजाब की एक लोक कथा है जो चंदा मामा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जो कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। महाराजा राजाधिराजा की जब शासन संबंधी कोई समस्या नहीं रही तो उसने स्वादिष्ट भोजन और सबसे बढ़िया शराब का आनंद लेने का विचार किया। फलस्वरूप वह मोटा हो गया। वह इतना मोटा हो गया कि जब भी वह प्रजा के बीच जाता लोग हंसने लग जाते। कभी कभी वे अपने मुंह पीछे कर लेते थे जिससे महाराज उन्हें हंसते हुए ना देख ले। पहले जब वह राजकुमार था वह पतला और सुंदर था। लोग उसे घोड़े पर सवार होते देखते ही और उसके ठवन की तारीफ करते थे। पिता के मरने के बाद वह राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन गया था। उसे शीघ्र ही मालूम हुआ कि उसके मंत्रियों ने बड़ी स्पर्धा है। उनमें से हर एक प्रधान मंत्री बनना चाहता था। जब युवा महाराज ने कोई निर्णय नहीं लिया तब उन्होंने अपने कर्तव्य की अपेक्षा और राज्य का प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया था। एक दो विश्वास पात्र मंत्रियों की मदद से प्रशासन को उसने पुनः व्यवस्थित किया था। किसी को प्रधानमंत्री बनाने के स्थान पर कुछ मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और कुछ को रखकर उन्हें अधिक अधिकार दे दिया था। अब राज्य में शांति स्थापित हो गई थी। अब ऐसी कोई समस्या नहीं रही जिस पर उसे तुरंत ध्यान देना पड़े। तभी वह खाने पीने का मजा लेने लगा। राजा ने देखा कि जब भी वह अपने मंत्रियों को विचार विमर्श के लिए बुलाता वे मुश्किल से अपनी हंसी दबा पाते थे। उसने मंत्री को विश्वास में लेकर पूछा कि लोग क्या देखकर हंस पड़ते हैं। यदि महाराज क्रोध न करें तो मैं कारण बता सकता हूं, मंत्री ने कहा। राजा का आश्वासन पाकर मंत्री ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या आपने स्वयं इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आप कितने मोटे हो गए हैं। महाराजा ने अपने शरीर को ध्यान से देखकर कहा, ठीक है, मानता हूं कि मैं मोटा हूं, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज क्या आप स्वादिष्ट भोजन खाना बंद कर सकते हैं। इस पर एक शब्द ने महाराज मंत्री को सुझाव के अमान्य कर दिया था और यह कहा कि यह असंभव है। मंत्री चुप रह गया। अचानक महाराजा खुशी से उछल पड़ा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए। मैं आज्ञा दूंगा कि मेरी प्रजा का हर आदमी स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाकर मेरी तरह मोटा बन जाए। इसकी घोषणा कर दो और ध्यान रखो कि दुकान में सब सामान उपलब्ध हो और सस्ते दामों पर मिलते रहें। सब लोगों को जी भर कर खाने पीने की छूट होनी चाहिए। घोषणा कर दो कि अगले 6 महीनों में जो दुबला पतला पाया जाएगा उसे कैद में रखा जाएगा और बलपूर्वक खिलाया जाएगा। राज्य भर में इस आदेश का ऐलान कर दिया गया। कोई कैद खाने में नहीं जाना चाहता था, इसलिए सब ने खून खूब खाया पिया। कुछ ही दिनों में हर घर के बाहर बैठा हुआ आदमी मोटा दिखाई देने पड़ गया। जब भी महाराज राजाधिराजा की सवारी गलियों में गुजरती थी तो मार्ग में दोनों ओर मोटे आदमी और औरतें दिखाई पड़ते थे। वह बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं, क्योंकि उसने देखा कि उसकी एकमात्र बेटी राजकुमारी मालविका अभी तक बहुत सुंदर दिखाई देती है, मोटी हो गई है। यह देखकर वह दुखी हो गया। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली, जो सब के तब एक के एक बढ़कर मोटे थे।
उन सब ने एक मत ही सलाह दी कि राजकुमारी को इस आदेश से मुक्त रखा जाए और उसे दुबली होने के लिए स्वीकृत दी जाए। लेकिन यह उसके लिए कठिन समस्या बन गई थी, क्योंकि अब उसे स्वादिष्ट भोजन की आदत पड़ चुकी थी। वह खाने पर नियंत्रण नहीं रख सकती थी, इसलिए हमेशा मोटी बनी रही। महाराजा ने सोचा कि दवा से उसकी चिकित्सा की जा सकती है, इसलिए दूसरी घोषणा करवाई, जो भी राजकुमारी का मोटापा ठीक कर देगा उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे, और यदि वैद्य चरहरा और सुंदर गठन का होगा तो राजकुमारी से उसका विवाह भी कर दिया जाएगा और वह राज्य का वारिस बन जाएगा। फिर भी यदि राजकुमारी की चिकित्सा करने के लिए आगे आने वाला उसे ठीक नहीं कर सका तो उसे प्राण गंवाने होंगे। अब कुछ वैद्य तो डर से छिप गए ताकि उन्हें महाराजा के पास न जाना पड़े। कई दिन, सप्ताह और महीने गुजर गए। महाराजा, राजकुमारी और मंत्री और राजा की प्रजा खूब खाते और मोटे होते रहे। एक सुबह महाराजा के सिपाहियों ने राजधानी के निकट जंगल में पौधों के बीच कुछ तलाश करते हुए एक युवक को देखा। पूछताछ करने पर उसने कहा कि वह पड़ोसी राज्य का वैद्य है और एक विशेष प्रकार की जड़ी की तलाश पर आया हुआ है। सिपाही ने उसे मना कर महल में ले गए। महाराजा के सामने युवा वैद्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह सुंदर शारीरिक बनावट का एक चरहरा युवक था। उसने जंगल में आने का कारण बताया, लेकिन राजकुमारी को देखने तक से इनकार कर दिया। इस राज्य में हर एक व्यक्ति मोटा है, केवल राजकुमारी को मैं कैसे चंगा कर सकता हूं? यह रोग इस राज्य के कोई विचित्रता के कारण ही हो रहा है। कृपया मुझे जंगल में वापस जाने दीजिए, उसने विनती की। मैं तुम्हारी कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरे साथ आओ। तुम जानते हो तुम्हें क्या पुरस्कार मिलेगा। तुम्हें दुल्हन के रूप में राजकुमारी मिलेगी और तुम मेरे राज्य के वारिस बनोगे। महाराज यह कहते हुए उसका हाथ पकड़कर राजकुमारी के कमरे में ले गए। उसे देखकर बताओ कि क्या तुम उसका मोटापा ठीक कर सकते हो। उसे ठीक करने के लिए जरूरत की हर चीज पूरी कर दी जाएगी। युवा वैद्य ने राजकुमारी की आंखों को घूर कर देखा और उसके चेहरे को छूकर पता लगाया कि उसे क्या बुखार है। फिर उसने उसका हाथ लेकर उसकी तलहटी को धीमे से सहलाया। अब उसने अपना सिर उठाकर राजा को ध्यान से देखा और कहा, मुझे यह कहते हुए खेद है कि महाराज कि आपकी बेटी केवल 103 दिनों तक ही जीवित रहेगी, इसलिए उसकी बीमारी का इलाज करना बेकार है। महाराजा, राजकुमार तथा वहां उपस्थित सन को आघात सा लग गया। राजा ने संतुलित होने पर कहा, मैं तुम्हें इस भविष्यवाणी के लिए सजा नहीं दूंगा, लेकिन यदि अगर मेरी बेटी 103 दिनों में या से उससे अधिक जीवित रहती है तो मैं तुम्हें फांसी दूंगा। तब तक तुम कैद खाने में रहोगे। राजकुमारी मालविका कुछ दिनों तक अपनी संभावित मृत्यु के विचार से शोक में डूबी रही थी। वह अपनी सखियों से सदा के लिए बिछड़ना नहीं चाहती थी। खाना उसे बेस्वाद लगने लगा और धीरे धीरे उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया। वह सिर्फ पानी पीती थी। महाराजा यह सोचकर चिंतित रहने लगा कि बेटी के बिना जीना उसे कैसा लगेगा। इस चिंता से उसने भी खाना छोड़ दिया, खासकर स्वादिष्ट भोजन। 100 दिन जल्दी बीत गए। महाराजा मालविका से मिलने में कतराता रहा। वह उसका उदास चेहरा देखना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही उसके सखियों से मिलकर
उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करता रहता था। 101वां दिन उसकी एक सहेली ने कहा, महाराज, राजकुमारी अब मुस्कुराने लगी है। वह कहती है कि मैं दीर्घायु होगी। महाराजा ने उसे अपना मोती का हार निकालकर इनाम दे दिया। दूसरे दिन एक अन्य सहेली की बारी थी। महाराज, आज राजकुमारी ने पीने के लिए एक कप अनार का रस मांगा। उसे भी इनाम दिया गया। निर्णयात्मक 130वें दिन एक अन्य सहेली और भी अच्छी खबर लेकर आई। महाराज, आज कुमारी ने कुछ दिनों बाद और बहुत दिनों बाद एक प्लेट खाना मंगाया है। महाराजा ने उसे इनाम दिया और कहा, मालविका को बता दो कि मैं कल से उसे देखने आऊंगा। सहेली के जाने के बाद महाराजा उदास हो सोचने लगा, लेकिन क्या मेरी बेटी सचमुच कल की सुबह देख पाएगी? अगला दिन आ गया। महाराजा जल्दी उठकर राजकुमारी के कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी मालविका अपनी सहेलियों के साथ महाराजा के पास पहुंच गई। मालविका, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पिता, उस वैद्य को बुला दीजिए, मैं उससे मिलना चाहती हूं, राजकुमारी ने कहा। मालविका, मैं उसे जरूर बुलाऊंगा, लेकिन गलत भविष्यवाणी करने के कारण उसे फांसी के लिए भी भेज दूंगा। लेकिन मैं तो जीवित हूं, तो उसे क्यों मारते हो? राजकुमारी ने प्रेरणा की। शीघ्र ही युवा वैद्य को महाराजा के सामने लाया गया। तुम्हें अपनी भविष्यवाणी के विषय में क्या कहना है? फांसी के भय से थर थर कांपने की बजाय वैद्य ठठाकर हंस पड़ा। महाराज, क्या राजकुमारी अब चरहरी और सुंदर नहीं लग रही है? उसका मोटापा कहां चला गया? और अपने ऊपर एक नजर डालिए। क्या आप अब कह सकते हैं कि आप मोटे हैं? क्या आप हल्का और प्रफुल्ल महसूस नहीं कर रहे? महाराजा ने अपने आप को ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने इसे कैसे किया? मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की महाराज, युवक ने कहा। मैं केवल ऐसी हालत पैदा करना चाहता था कि जिसमें आप खाना छोड़ दें, और वह भी स्वादिष्ट भोजन। भोजन ही समस्या की जड़ थी। कृपया अपना आदेश वापस ले लें और अपनी प्रजा को आजादी दें कि वे अपनी पसंद से जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। मैं उसे अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें दिए वचन का पालन जरूर करना है। महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शीघ्र ही अपनी बेटी के साथ तुम्हारा विवाह का व्यवस्था करता हूं। विवाह के तुरंत पश्चात राजाधिराजा ने अपने पद त्याग की घोषणा कर दी। युवा राजकुमार सिंहासन पर बैठा और उसे दिन से याद करने लगा कि जब वह एक जड़ी बूटी की तलाश करते हुए जंगल में भटक रहा था। तो ये थी दोस्तों कहानी मोटापे की दवा, चंदा मामा में प्रकाशित एक कहानी, चंदा मामा की जुबानी। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका चंदा मामा आपसे विदा लेता है। धन्यवाद, नमस्कार।